स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज 27/12/2020 को बीपीएससी ने अपनी 66वीं बीपीएससी पीटी प्रीलिम्स परीक्षा को ले लिया है और उस पीटी परीक्षा में जो सवालों के बदलते परिदृश्य हैं उसका एनालिसिस मैंने किया तो ये पाया कि जो पहले की तरफ बीपीएससी अपने पुरोगामी सवालों को रखती थी उसमें काफ़ी बदलाव आ रहे हैं और ज़्यादा जोर जो आखिर बदलते हुए परिदृश्य है उस पर डाला जा रहा है। आप देखेंगे कि हिस्ट्री के मात्र 32 सवाल रखे गए हैं पूरे टोटली हिस्ट्री को मिला करके। वैसे तो हिस्ट्री की संख्या ज़्यादा हमेशा रहती है बीपीएससी के परीक्षा में, लेकिन इस बार 32 सवाल है हिस्ट्री की, तो करंट अफेयर्स का भी 32 सवाल है, यानी इसके अकॉर्डिंग में करंट अफेयर्स को डाला गया है। 32 सवाल हिस्ट्री के, 32 सवाल करंट अफेयर्स के, 30 सवाल साइंस के, मैथ के हमेशा की तरह 10 सवाल, मैथ हमेशा 10 पूछती ही है बीपीएससी, और बिहार स्पेशल से 20 सवाल। तो वहीं कॉन्स्टिट्यूशन से 18 और ज्योग्राफी से कॉन्स्टिट्यूशन से 8 सवाल और ज्योग्राफी से 18 सवाल बीपीएससी ने रखा है। मेरे पास बुकलेट नंबर डी है और मैं उन सभी सवालों को आज विश्लेषण करता हूँ। तो आज चलिए शुरू करते हैं। आज ये बीपीएससी जो परीक्षा पूछी है उसका पहला सवाल ये है कि प्राचीनकारी पीट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर इसका इमेज भी दिखा रहा होगा। इसके ऑप्शन में दिया गया है कि दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। तो पीट्रा ड्यूरा में दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी की जाती थी, ये इसका सटीक सही आंसर है। लेकिन इसमें और एक चीज़ है, ऑप्शन नंबर डी, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। तो इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना मुगल चित्रकला के तहत आते थे, अब पीट्रा ड्यूरा उसी के अंतर्गत आता था। लेकिन मुझे ज़्यादातर इसका आंसर एक का ए लग रहा है। अब देखिए बोर्ड इसका एक का ए लेता है कि डी लेता, ई लेता है, क्योंकि ई ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं बच्चे को और बच्चा ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि इसका सही आंसर और सटीक आंसर क्या होगा। लेकिन इसका ज़्यादातर चांस यही है कि इसका एक का ए आंसर ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल पर पूछा है बीपीएससी ने कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो चित्रकारी का जो स्वर्णयुग कहा जाता है, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णयुग कहा जाता है। जहांगीर ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि जो चित्रकला का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। तो जहांगीर ने ही चित्रकला के लिए अलग दफ्तर बनवाया था, कारखाना बनवाया था। इसका सटीक आंसर हो जाएगा जहांगीर, दूसरा का सी। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो आप देखेंगे कि जब 1764 का बक्सर का युद्ध ये हारा जाएगा तो 1765 में आप देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की जाएगी, जिसमें राजस्व उछलने का काम, सैनिकों का प्रबंधन, ये सभी आ जाएंगे अंग्रेजों के हाथ में, आज जबकि शासन करने की जिम्मेवारी आ जाएगी नवाबों के हाथ में। तो यही द्वैध शासन प्रणाली थी। इसी के तहत बंगाल में राजा खां को नियुक्त किया गया था और बिहार में राजस्व उछलने के लिए बंगाल में राजा खां को और बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया जाएगा। द्वैध शासन प्रणाली को खत्म करेगा आगे जाकर के वारेन हेस्टिंग। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएंगे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये विभाजित हो जाएंगे। तो इसको लागू किसने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली। इसका आंसर हो जाएगा 3 का सी। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल यह है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन है 1 नंबर दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी, डी राजा राम मोहन राय। तो 1893 में शिकागो में जो आयोजित धर्म संसद हुए थे उसमें भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद को उस धर्म संसद में शिकागो में मात्र 2 मिनट बोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के भाइयों एवं बहनों करके संबोधित किया तो उन्हें उस समय को बढ़ाते हुए उन्हें तूफानी हिंदू की संज्ञा दी गई कि एक तूफानी हिंदू है स्वामी विवेकानंद को। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी। आगे चलते हैं, 5वां सवाल देखते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। आप देखिए 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। चूंकि हुआ क्या था कि 5
फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुए थे। तो इस चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 1922 में आप देखिएगा कि 38वां अधिवेशन गया बिहार में ही होगा, कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में, जिसके अध्यक्ष बनेंगे चित्तरंजन दास। वही चित्तरंजन दास आगे जाकर के 1923 में मोतीलाल नेहरू के सहयोग से आप देखेंगे कि स्वराज पार्टी का स्थापना करेंगे। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास करेंगे, जिसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष होंगे और मोतीलाल नेहरू सचिव होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, CR दास और मोतीलाल नेहरू। चलिए छठा सवाल की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की है? तो नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। आइए ये 7वां सवाल है। 7वां सवाल यह है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो आइए इसको समझते हैं। 1760 में वांडीवास जो युद्ध हुए थे, जब यहाँ पे फ्रांसीसियों का और अंग्रेजों के बीच में प्रतिस्पर्धा की लड़ाई होना शुरू होगा, तो फ्रांसीसियों में और अंग्रेजों में 3 कर्नाटक युद्ध होंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होगा वो एलासपल संधि के तहत समाप्त होंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो होगा वो पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त होगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होगा जो 1756 से 1763 तक चलेगा। तो इसी के बीच 1760 में वांडीवास का युद्ध आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों से लड़ा था, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरीके से पराजित हुई थी और पराजय हुई थी। और उसी फ्रांसीसियों के पराजय के बाद 1763 में पेरिस की संधि हुई थी, जिसके तहत चंदननगर को छोड़कर सभी जितने भी फ्रांसीसियों के क्षेत्र थे वो अंग्रेजों को दे देना पड़ा था। तो 1760 का वांडीवास का युद्ध अंग्रेज भरसक फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी, अंग्रेज विनर हुए थे। चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं। 8वां सवाल है जो कॉन्स्टिट्यूशन से है। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1833, पिट इंडिया अधिनियम 1784 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। देखिए इस सवाल को समझिए। सवाल क्या कहता है कि निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था? तो देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में, तो और उसके नेतृत्व सलीम उल्लाह थे और ये आगा खां थे। तो 1906 में ही आगा खां का एक प्रतिनिधि मंडल मिंटो से जाकर के शिमला में मिला था, जिसे शिमला प्रतिनिधि मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो आगा खां ने मिंटो के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि हमारे समाज को एक पृथक निर्वाचन पद्धति के तहत हमें भी अधिकार दिया जाए, जिस पर मिंटो ने इस बात पर विचार किया और मार्ले और मिंटो ने जब इनके अधिनियम आए भारत में 1909 का, तो 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पद्धति के तहत उनको अधिकार दे दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। आप हमेशा याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं, क्योंकि 1906 में आगा खां के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल जाकर के शिमला में मिला था, जिसे शिमला प्रतिनिधि मंडल भी कहा जाता है। ये हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व 1906 में किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आगा खां ने। और उसके प्रस्ताव को आगे जाकर के मिंटो ने मान लिया और मिंटो ने मानकर 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पद्धति दी गई। आगे चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो 1831 बुद्धो भगत है, जतरा भगत है, ताना भगत है, तो ये सब रांची साइड में इन्होंने विद्रोह नेतृत्व किया था कोल विद्रोह का। तो बुद्धो भगत का जो नेतृत्व हुआ था वो सिंहभूम में हुआ था। मैं इसको मिटा देता हूँ। बुद्धो भगत का नेतृत्व सिंहभूम में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंहभूम में। अगला चलिए आंसर, अगला 10वां सवाल। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए
1857 का जब विद्रोह शुरू हुआ तो 1857 के विद्रोह में 10 मई 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू होगा। तो मेरठ से शुरू होगा तो 10 मई 1857 को मंगल पांडे के द्वारा मेरठ से शुरू किए जा रहे हैं विद्रोह। तो जून में देखेंगे, जून 1857 में उस समय बिहार का जो गांव है वो गांव है आपका रोहिणी, जो देवघर जिला में पड़ता है, देवघर जिला में। अगर सवाल पूछे कि बिहार में सबसे पहले 1857 का विद्रोह किस गांव से हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा रोहिणी गांव से। तो रोहिणी गांव अभी तो चूंकि देवघर झारखंड में पड़ता है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हो गया झारखंड। तो झारखंड बिहार से अलग हो गया तो ये जिला भी झारखंड में चले गए। तो अब ये झारखंड में चला गया। तो अब इस सवाल अगर पूछे कि सबसे पहले बिहार में किस गांव से 1857 शुरू हुए थे, तो रोहिणी गांव से। तो रोहिणी गांव से शुरू हुआ देवघर जिला में। तो ये बढ़ता चला गया। तो बढ़ने के बाद ये जून का महीना है, जून 1857 में। तो देखेंगे कि धीरे धीरे जब 57 की विद्रोह 1857 का सिपाही विद्रोह बढ़ता जाएगा, तो ये जुलाई में पटना के एक पुस्तक विक्रेता है पीर अली, जिन्होंने इस विद्रोह में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो इस विद्रोह को आगे बढ़ने के क्रम में इन लोगों को तो दबा दिया जाएगा, लेकिन जगदीशपुर के जमींदार हैं बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को पराजित किया था। और पराजित करने के बाद जब कुंवर सिंह नदी को पार कर रहे थे, शिवपुर घाट पर इनको ब्रिगेडियर डगलस के तोप का गोला लग गया बाएं हाथ में। तो बाएं हाथ जख्मी हो गया और उसके जख्मी होने के बाद उसके 2 दिन बाद दर्द से बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाएगी। तो इसका आंसर है अब ये क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 का सी, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के जमींदार थे। इनकी जब मृत्यु हो जाएगी तो इनके छोटे भाई अमर सिंह इसमें भूमिका अदा करेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। 11 नंबर सवाल है। सवाल कहता क्या है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो देखिए, चंपारण में जो किसानों के खिलाफ तिनकठिया प्रणाली चल रहे थे, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। और चूंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आ जाते हैं, तो आने के बाद गांधी जी कांग्रेस में भाग लेंगे। वैसे अगर सवाल पूछे आपसे कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, तो गांधी जी ने कांग्रेस के 1901 के अधिवेशन में भाग लिया था। सबसे पहली बार गांधी जी ने 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। लेकिन चूंकि दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे 9 जनवरी 1915 को, तो उसके बाद 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और उस लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने अपने बिहार के चंपारण में हो रहे किसानों के शोषण के प्रति गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था। राजकुमार शुक्ल ये चंपारण के मुरली भररवा गांव के निवासी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन देखें, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी। ऑप्शन डी, 11 का डी। तो 11 का डी आंसर राजकुमार शुक्ल। यानी कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। आइए सवाल है 12 नंबर सवाल। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ये बीपीएससी का जो मैंने वीडियो डाला था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जो जिसका इमेज आपको अभी फोटो दिखाई दे रहा है, उसमें यह सवाल रखा गया था।
और उस पाटलिपुत्र के तीनों राजधानी के, मगध के तीनों राजधानी के बारे में बताया गया था कि क्रम में कौन पहले था कौन बाद में था। तो ये था, देखिए, तो बिंबिसार मगध का संस्थापक है। बिंबिसार मगध के संस्थापक ने मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिवर्ज, दोनों एक ही नाम है, गिरिवर्ज बोलिए तो या राजगिरी बोलिए तो दोनों एक ही नाम है। तो राजगिरी, मगध की पहली राजधानी राजगिरी, इसका सटीक आंसर होगा राजगिरी। चूंकि बिंबिसार है, अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा कूटनीति के तहत। पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी करेगा, उसके बाद प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से शादी करेगा, राजा चेटक की पुत्री चेलना से शादी करेगा और अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। प्रसेनजीत की बहन कोसला से, महाकोसला से शादी करने के उपलक्ष्य में इसे काशी दहेज स्वरूप मिलते हैं। तो गिरिव्रज ये आपका राजधानी है। गिरिव्रज से राजधानी शिशुनाग के समय में आ जाएगा ये वैशाली। वैशाली के बाद राजधानी चला जाएगा, कालाशोक स्थानांतरित कर जाएगा पाटलिपुत्र। आया बात समझ में? तो सबसे पहला जो राजधानी है मगध का वो है गिरिव्रज या राजगिरी। तो इसके में ऑप्शन में आपको पाटलिपुत्र दिया हुआ है, वैशाली है, चंपा है, अंग है। तो इसके चारों ऑप्शन गलत है, क्योंकि सवाल यह पूछता है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो प्रथम राजधानी राजगिरी हो जाएगी, तो इसके ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। 12 का ई आंसर हो जाएंगे। आइए, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद निम्न में से बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। स्वामी सहजानंद, इसका आंसर हो जाएगा स्वामी बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन से, क्योंकि ये अध्यक्ष भी बने थे इस चीज़ का, बिहार के किसान आंदोलन से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो भारत में सबसे पहला आंदोलन गांधी जी का जो होगा वो चंपारण आंदोलन होगा। चंपारण आंदोलन कौन, तो यही आपके राजकुमार शुक्ल जी चंपारण में 3 कठिया प्रणाली के तहत गांधी जी का ध्यान आकृष्ट करेंगे। तो गांधी जी उनको वचन देंगे कि चलो हम तुम्हारे गांव चलेंगे। तो गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से पटना पहुंचेंगे और पटना से मुजफ्फरपुर के रास्ते होते हुए, दरभंगा के रास्ते होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मुरली भितरवा गांव पहुंचेंगे और वहीं पे उन्होंने सत्याग्रह को शुरुआत करेंगे, जो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। तो इसका आंसर होगा 14 का ए, चंपारण आंसर होगा इसका। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। मेरे जितने भी लेक्चर हैं जो मैं बोल रहा हूँ, जिसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, उस सबको आप वीडियो पॉज करके एक नोट्स बनाते चलेंगे जो आपको काम आएगा। क्योंकि मैंने अभी तक मात्र 2 से 3 टेस्ट सीरीज जो यूपीएससी और पीसीएस पर आधारित मैंने बनाया था, उससे इतिहास के टोटल सवाल टकरा गए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप उस वीडियो को जा कर के देख भी सकते हैं और वहाँ से सब कुछ समझ सकते हैं कि किस तरीके से जिस क्वेश्चन को मैंने सेट किया था वो सभी क्वेश्चन टकरा गए। ये सभी क्वेश्चन ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाए जा चुके हैं। चलिए 15वां सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन, जिसको मैंने ऑफलाइन भी 50 बार पढ़ाया होगा क्लासरूम में, ऑनलाइन भी इसने बताया था मैंने जब सिंधु सभ्यता पढ़ाया था उस समय। कालीबंगन में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन। इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन। आइए 16वां सवाल है। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो त्रिरत्न जो संबंधित है वो बौद्ध से भी संबंधित है और जैन से भी संबंधित है, लेकिन इसमें क्लियर कर दिया है कि जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, त्रिरत्न 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल, मैं स्क्रीन पर आपको सवाल दिखा रहा हूँ, दिख रहा होगा सवाल।
और इसमें से आंसर जो इसका होगा, क्योंकि इसने क्लियर कर दिया है, तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म का ही त्रिरत्न है, जिसके संस्थापक थे ऋषभदेव। 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें लास्ट तीर्थंकर थे महावीर। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। लेकिन अब चूंकि त्रिरत्न बौद्ध में भी है, तो अब देखा जाएगा कि बीपीएससी अपने आंसर की में कौन सा आंसर लेती है, बौद्ध लेती है कि जैन लेती है या ई लेती है। तो इसमें कन्फ्यूजन है। आप इसका आंसर, ऐसे तो सटीक आंसर जैन धर्म ही है, त्रिरत्न की चर्चा जैन धर्म में ही की गई है। लेकिन अब देखिए बोर्ड के ऊपर है कि बोर्ड कौन सा आंसर लेती है। आइए 17वां सवाल। मेरे प्रत्येक वीडियो में एक सवाल इससे जरूर रहते थे, और मैं ऑफलाइन भी बच्चों का जब भी टेस्ट सीरीज लेता हूं तो इससे एक सवाल निश्चित रखता हूं, ताकि बच्चे कभी भी कंफ्यूज ना करें। 17वां सवाल यह कहता है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी। मैं चलिए आपको इसके बारे में बताता हूँ। महात्मा बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो गया 483 BC में देवरिया उत्तर प्रदेश कुशीनगर में, तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संगति बुलाई गई, महासभा बुलाई गई। अजातशत्रु उस समय राजा है, मगध का राजा है अजातशत्रु। अजातशत्रु असेंबली बुलवाएगा, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित करवाएगा, महात्मा बुद्ध के नियमों को संग्रहित करवाएगा। तो 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम हुआ था, मैं आपको लेक्चर में ही बताता हूँ। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुए थे, जिसका अध्यक्ष बना था महाकश्यप उपाली। ये जो हुआ था वो राजगिरी में हुए थे, और इसमें सूत पिटक और विनय पिटक का संग्रह किया गया था। दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुए थे, और वो स्थान था वैशाली। इसके जो अध्यक्ष था वो सबाकामी था। इसमें बौद्ध धर्म महासंघिका और स्थिरवाद में विभाजित हो गए थे। तीसरा बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुए थे, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस हुआ था। 251 BC में तीसरी बौद्ध संगति होगी, और इसमें अभिधम पिटक की रचना होगी। और चूंकि सवाल चतुर्थ बौद्ध संगति से है, तो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र बने थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष बने थे। और इस संगति में, मतलब कि बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क, कनिष्क इसका राइट आंसर होगा। चलिए, ये चारों ऑप्शन देखिए, अजातशत्रु दिया हुआ है, अशोक दिया हुआ है, कनिष्क दिया है, कालाशोक हुआ है। तो अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति, कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति, अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति, और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में। पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप उपाली, दूसरा का सबाकामी, तीसरा का मोगलीपुत्तिस और चौथा का वसुमित्र। ये आपको एकदम याद होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे सवालों में अगर आप कन्फ्यूज करेंगे तो फिर बीपीएससी आपको अपने क्षेत्र से बाहर कर देगी। ये कॉमन सवाल है। इसमें गलती करने का मतलब है कि आप अपने जीवन के प्रति नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अपने धोखा कर रहा है अपने प्रति। 18 नंबर सवाल है। 18 नंबर सवाल ये कहता है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक ने किया था। इसका आंसर होगा 18 का डी, वैशेषिक। 19 नंबर सवाल, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबान पढ़ाया था मैंने। बलबान चूंकि खुद गुलाम था और गुलाम बलबन तुर्कान चहलगानी को तोड़कर एक शासक बना था। तुर्कान चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था और जिसको तोड़ के बलबन शासक बनाता था। अपने विद्रोहियों को, तुर्क अमीरों को पराजित करने के लिए उसका क्या बोलते हैं उसको, बदला लेने के लिए, अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, यानी खून का बदला खून की नीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। सिजदा एवं पाबोस को भी लागू किया था कि तू हम गुलाम हती या तू हमार इज्जत न करे छा तो तू हमारा के अंगूठा चूमा आ हमारा सामने में सिजदा एवं पाबोस कर, जैसे तोरा घमंड खत्म हो जाता हो
कि हम बड़का हती। चलिए आइए, ये 20वां जो सवाल है, मैंने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक मतलब जो बीपीएससी का पीटी प्रीवियस ईयर प्राचीन भारत का वीडियो बनाया था, उसका पहला सवाल, ये सवाल 20वां सवाल डी सेट का 20वां सवाल। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध जो साम्राज्य था वो था चोल साम्राज्य, जिसके संस्थापक थे विजयालय। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। चोल साम्राज्य के उत्तर मरेरु अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि यह साम्राज्य स्थानीय स्वशासन पर आधारित था, जिसके मापदंड ये था कि इसकी सभा की सदस्यता के लिए 35 वर्ष से 70 वर्ष के बीच की उम्र होनी आवश्यक है। जो व्यक्ति इसका सदस्य बनेगा उसे वेद पढ़ने आना होना चाहिए था। उसके बाद उसे अपना घर होना चाहिए था और उसके बाद उसके पास अपना जमीन भी होना अनिवार्य था। उस जमीन से कर इकट्ठा हो सके, कर दिया जा सके, वो अनिवार्य था। जो भी व्यक्ति किसी भी पूर्व में किसी भी समिति का 3 साल तक सदस्य रह चुका है, वह अब किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। ये सभी मापदंड थे चोल साम्राज्य के, जिसकी जानकारी हमें उत्तर मरेरु शिलालेख से प्राप्त होते हैं। अगर इस मापदंड को कोई आदमी फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो सदस्यता नहीं मिलती थी। यही तो स्थानीय शासन की उसकी विशेषता थी चोल साम्राज्य की। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का बी आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 21वां सवाल है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। 21 का डी तमिलनाडु। 21 का डी आंसर तमिलनाडु। आइए 22वां सवाल, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? करंट अफेयर्स में ये सवाल हम रखे थे। आप अगर वो टेस्ट सीरीज होगा तो आप टेस्ट सीरीज को जा करके देखिएगा कि ये सवाल रखा गया है कि नहीं। तो भारत में जो सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादक है वो राजस्थान है। राजस्थान में चूंकि गर्मी भी सबसे ज़्यादा पड़ती है तो इसका आंसर होगा राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा 22 का डी राजस्थान। आगे चलिए, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो खनिज से संबंधित जो जोड़ा सही है वो लाइमस्टोन कैमूर, ये सही है। माइका भागलपुर, कॉटरजाइट मधुबनी, लैंगजीट गया। इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए लाइमस्टोन कैमूर। चलिए 24वां सवाल, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं? तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी, वेरी गुड, ये सही है। सीमेंट बंजरी, वेरी गुड, ये भी सही है। फर्टिलाइजर बौराई, ये भी सही है। रेल डिब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर, ये गलत है। रेल डिब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर में नहीं, हरनौत में है। हरनौत इसका आंसर होगा, सटीक आंसर हरनौत। रेल डिब्बा और अभियंत्री हरनौत में है। चूंकि इसमें भागलपुर दिया हुआ है तो यही आंसर होगा गलत, कि सही नहीं जोड़ा है। तो इसका आंसर होगा 24 का डी आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 25वां सवाल है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिगमेंट स्वयमेप मिट्टी पाई जाती है? पिगमेंट स्वयमेप मिट्टी पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण 25 का सी। पिगमेंट स्वयमेप पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। आइए 26 नंबर सवाल, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो देखिए सवाल ये पूछ रहा है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े, इस लाइन पर जोर देना है कि प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। अब हम पहले इस चीज़ की जानकारी लेंगे कि गंगा नदी किस किस जिले से बहती है, तब हम इस ऑप्शन को छाट के बना सकते हैं। आइए आपको बोर्ड पर समझाते हैं। जैसे बिहार के 12 जिला से गंगा नदी बहती है, तो 12 जिला में हो जाएगा एक सारण, बक्सर, सारण के बाद भोजपुर,
आते हैं ऊपर से, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, वैशाली, उसके बाद हो जाएगा समस्तीपुर, 1 2 3 4 5 6 समस्तीपुर के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद बेगूसराय, मुंगेर के बाद लखीसराय के बाद कटिहार, और उसके बाद अररिया, नहीं कटिहार के बाद खगड़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जिला से गंगा नदी बहती है बिहार में। तो 12 जिला से गंगा नदी बहती है बिहार में, तो उसमें हो जाएगा सारण, भोजपुर। जैसी गंगा नदी प्रवेश करेगी बिहार में, तो इस सारण और भोजपुर के द्वाब क्षेत्र मतलब कोना पर से प्रवेश करेगी। तो सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार, खगड़िया। चूँकि इसका अब ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 26 का ए, दरभंगा, मुंगेर। तो प्रशासनिक जोड़े में से, तो सटीक आंसर यही लग रहा है, दरभंगा और मुंगेर। लेकिन हम ये आंसर 26 का ए, अब बोर्ड इसका आंसर कौन लेती है? बोर्ड इसका आंसर हो सके ई भी ले सकती है या ए भी ले सकती है। तो ये बोर्ड के ऊपर है, बोर्ड के आंसर का वेट करते हैं, देखते हैं बोर्ड अपना आंसर की देती है तो इसमें से कौन सा आंसर लेती है। लेकिन आप ये याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे कि बिहार के 12 जिले में से गंगा नदी बहती है, जिसमें से आपका एक हो जाएगा सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार, खगड़िया। अगर सवाल पूछ जाए कि बिहार के किस जिला में गंगा नदी सबसे पहले प्रवेश करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए 27 नंबर सवाल, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? संथाल, बांका, मुंडा, जमुई, उराव, सुपौल, खरपरपार, भागलपुर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये खरपरपार, भागलपुर, उराव, सुपौल और मुंडा, जमुई, ये तीनों एक दूसरे से सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 27 का ई। चलिए आगे, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो अभी बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है वो 6.87% है। करेंट डाटा है ये 6.87%। अभी तुरंत इससे पहले जो था वो 7.27% था, लेकिन ये पहले था। अभी का जो वेबसाइट पर दिया गया आंसर है उसका भौगोलिक का वो जो क्षेत्र की तुलना में बताया गया वो 6.87% है। आइए 29 नंबर सवाल पर चलते हैं कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चले अगले सवाल की ओर चलते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी, होन्शु द्वीप। मिटा देता हूँ इसको, होन्शु द्वीप। चलिए, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है, डेनमार्क। इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क, 31 का ए। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी रहती है? तो भारतीय आबादी संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक रहती है। चलिए आगे चलते हैं। तेजी निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन हुआ है? इसमें कन्फ्यूजन है, इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है या रूस भी हो सकता है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। लाइट कट गई थी। चलिए
34 नंबर सवाल, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक देश, ये तो बच्चा वाला सवाल है, अफ्रीका में 54 से 55 को देश है अफ्रीका में। इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका में है, 54 से 55 के करीब में ये देश होगा, लगभग 54 के करीब में ही है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम। 35 का सी, मिजोरम। मिजोरम में जो है आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी आबादी से ज़्यादा है। निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में जो क्षेत्र नहीं है, पुलनेज नहीं है, पुलनेज। इसका आंसर होगा पुलनेज। 36 का डी, पुलनेज। आगे चलते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भौगोलिक दृष्टि के तहत अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला जो है लेह है, लेह। इसका आंसर हो जाएगा लेह। 37 का ए, लेह। आइए चलते हैं 38वां नंबर सवाल, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो वन्य जीव अभयारण्य जो सबसे अधिक संख्या में है भारत में, वो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो बागमती, कमला, कोसी, गंडक। देखिए बिहार में उत्तर की अगर सवाल पूछे कि बिहार में उत्तर की ओर कौन सी प्रभावित नदी है, तो मात्र एक नदी है जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है, वो सोन नदी। उसके बाद कोई नदी नहीं है जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है। ये जो उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली है वो नदी है सोन। चूंकि ऑप्शन में सोन है नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 39 का ई। आइए, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल का भी तुरंत उद्घाटन किए थे मोदी जी जा करके। तो ये अटल टनल जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा से होते हुए गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पूर्वी पंजाल होगा, 40 का डी, पूर्वी पंजाल। अगले सवालों की ओर चलते हैं। 41 नंबर सवाल, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो विधि का नियम या कानून का अधिराज्य जो मतलब होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। सभी व्यक्तियों के लिए एक कानून, यानी किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव किसी भी लोग से नहीं किया जा सकता है, चाहे वो लोग कोई भी कितना भी बड़ा लोग हो या कितना भी छोटा लोग हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 41 का ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। 41 का ए आंसर। आते हैं पंचायती राज संस्थाओं, 42वां सवाल, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 243 ही है, लेकिन आर्टिकल 243 में बांटा गया, यानी कि ए से लेके जी तक जो आप देखेंगे नगर निगम, और जी से लेके आगे जो है जेड तक, वो आप देखेंगे कि इसमें पंचायती में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी, 243 जी। इसका आंसर हो जाएगा डी, 42 का डी। नागरिकता संशोधन कानून, 43 नंबर सवाल है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 11 दिसंबर 2019 को पारित किए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को। इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चला था और शाहीन बाग में लोग जाकर के रोड को जाम कर दिए थे, बंद कर दिए थे। 44वां सवाल, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से की गई थी? देखिए 73वां जो संवैधानिक संशोधन कानून है, तो 73वां संवैधानिक संशोधन कानून से पहले राजीव गांधी सरकार ने 15 अगस्त 1989 को, डेट को नोट कर लीजिएगा, 15 अगस्त 1989 को
64वां संविधान संशोधन लाया। संविधान संशोधन, यह संवैधानिक संशोधन चूँकि पंचायत से संबंधित थे, ये संवैधानिक संशोधन 64वां, तो ये लोकसभा में पारित तो हो गए लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा द्वारा ये पारित नहीं कर पाए। तो इसी का व्यापक रूप आगे जा कर के 73वां संवैधानिक संशोधन होगा। तो आप देखेंगे कि अगर आपसे सवाल पूछे कि पंचायती राज से संबंधित जो संवैधानिक संशोधन, जो पहला संवैधानिक संशोधन कौन था, तो वो था 64वां। ये क्या हुआ था, लोकसभा से पारित हो गए थे 64वां, लेकिन राज्यसभा से ये पारित नहीं होता। आया था कि इसके राजीव गांधी की सरकार ने 15 अगस्त 1989 को ये लाया था। तो इसी को लेकर के आगे व्यापक रूप में आप देखेंगे कि 73वां संवैधानिक संशोधन 11वीं अनुसूची और 74वां संवैधानिक संशोधन 12वीं अनुसूची के तहत लाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का डी, 44 का डी आंसर। इसका 44 का ए है 61वां संवैधानिक संशोधन बिल। तो 61वां संवैधानिक संशोधन बिल के तहत वोट गिराने की जो उम्र सीमा 21 वर्ष थी, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। आ गया, चलिए 45वां सवाल, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। 45वां सवाल है। देखिए इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ब्रिटिश का जो आगमन इंडिया हुआ, तो एक अंग्रेज ही भारत नहीं आए थे, अलग अलग देश के लोग भी यहाँ भारत पर आकर के अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया था, और अंततः सभी कंपनियों को अंग्रेज़ों ने अपने युद्ध के तहत, कूटनीति के तहत भारत से साइड कर दिया और अपने स्थायित्व को यहाँ बरकरार कर लिया। तो सबसे पहले व्यापार के दृष्टिकोण से भारत जो आएगा वो आएगा पुर्तगाली, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब पूर्व जो देश था हमारा इंडिया, उसका कंपनी। तो ये आएंगे 17 मई 1498 को। उसके बाद आएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आएगा 1602 में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आएंगे। तो इससे पहले अंग्रेज़ों की यहाँ आप देखेंगे कि महारानी विक्टोरिया ने, विक्टोरिया बोले, महारानी एलिजाबेथ ने मर्चेंट एडवेंचर कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को वहाँ कर देगी, और उसमें 217 लोग साझेदार होंगे। तो इनको पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र दिया जाएगा मात्र 15 वर्षों के लिए, कि आप जाइए पूर्व के लिए और व्यापार कीजिए। तो कंपनी का गठन हो रहा है कब, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, और यह भारत कब पहुंच रहा है, तो 1604 में यह भारत पहुंचेगा। ठीक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1616 में भारत आएगा। फिर आके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1664 में इंडिया आएगा। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में इंडिया आएगा। यानी कि ये सभी विदेशी है और भारत अपने व्यापार को करने के लिए आ रहे हैं। तो इस क्रम में जो सबसे पहले आएगा वो पुर्तगाली आएगा 1498 में, उसके बाद डच आएगा 1602 में, उसके बाद आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा 1604 में, उसके बाद क्या बोलते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा 1616 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा 1664 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा 1731 में। इन सभी में से जो बिहार के पटना में जो अपनी फैक्ट्री स्थापित करेगा 1632 में, वो होगा डच। बिहार के पटना में जो फैक्ट्री स्थापित कर रहा है वो डच स्थापित कर रहा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में। तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो बी होगा, 45 का बी। इस ऑप्शन में जैसे कि आप ये क्वेश्चन को या फिर जो मैं स्क्रीन बोर्ड पर आपको सवाल दिखाए जा रहे हैं उस सवाल को आप कॉपी में नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद जो भी मैं यहाँ लिखा हूँ उसी के आगे लिख लेंगे, ताकि आप जब भी उसको पढ़ें तो आपको याद हो सके, याद रहे कि हाँ ये चीज़
है। चलिए 46वां सवाल है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? विकेंद्री मतलब क्या? डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्री मतलब क्या? तो स्वायत्ता है, लोक सहभागिता है, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। तो स्थानीय समुदाय, इसका आंसर हो जाएगा 46 का डी। स्थानीय समुदाय को 46 का डी, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, इसका आंसर हो जाएगा डी, 46 का डी। आइए 47वां सवाल, इसको मैं मिटा देता हूँ। 47वां सवाल है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? आपके स्क्रीन बोर्ड पर जो सवाल दिखाई दे रहा है उसको आप लिख लीजिए, उसको पढ़िए। सवाल को पढ़ना और ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक सवाल को सही से हम पढ़ेंगे नहीं तब तक जवाब सही से निकलेगा नहीं, इसीलिए सवाल का पढ़ना अति आवश्यक है। सवाल क्या कह रहा है? 47वां नंबर सवाल कि ब्रिटिश शासन काल में, यानी कि शासन क्या है? ब्रिटिश शासन काल है। तो ब्रिटिश शासन काल भारत में कब से शुरू हुए थे? 1764 में। आप देखेंगे कि बक्सर का युद्ध जीतने के बाद यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो जाता है। अब उस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन कब तक चलते हैं? तो 1857 के सिपाही विद्रोह तक चलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। जब 1857 की सिपाही विद्रोह होती है उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग है। तो जैसे ही यहाँ पे 1857 का सिपाही विद्रोह होगा तो 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया का यहाँ पे आज्ञा पत्र आएंगे और जितने भी भारतीय सामग्री है वो ब्रिटिश सामग्री घोषित हो जाएगी। तो अब यहाँ पे शासन हो जाएगा, किसका शासन हो जाएगा? ब्रिटिश सरकार का शासन हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। अगर आपसे सवाल पूछे कि किस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, तो 1858 के शासन अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। अब शासन किसका चालू होगा? तो ब्रिटिश सरकार का चालू होगा। तो अब सवाल क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो शासनकाल तो चल रहा है 1765 से लेकर 1947 तक जितने भी शासन अधिनियम होंगे ब्रिटिश शासनकाल कहलाएंगे। वो चाहे इसका ऑप्शन ए हो, रेगुलेटिंग एक्ट हो 1773 हो, वो भी 1765 के बाद भारत का पहला कानून बन के आएगा रेगुलेटिंग एक्ट की। हमको रेगुलेट करना है, अपने शासन व्यवस्था को रेगुलेट करना है, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773 में। उसके बाद चार्टर अधिनियम आएगा 1833 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा 1919 का, और उसका डी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में आ रहा है। तो 1955 में तो भारत में संविधान लागू हो चुके हैं। संविधान को आप देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित हम कर रहे हैं और 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में संविधान लागू हो रहे हैं। तो ब्रिटिश शासन तो समाप्त हो चुके हैं। तो अब ब्रिटिश शासन समाप्त हो रहे हैं, इसके बाद जो भी कानून बनेंगे वो भारत सरकार का कानून बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, आंसर होगा डी। यानी 47 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी। इसको नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया? तो आप देखेंगे कि संसद बने थे जिसके वास्तुकार था एडवर्ड लुटियंस बेकर। तो इन लोगों ने 1928, 29, 30 में वो संसद का वो नींव रखा था। लॉर्ड इरविन ने संसद का उद्घाटन किया था।
तो अब हमारा जो ब्रिटिशर्सों का बनाया हुआ संसद है, अब वो धीरे धीरे मतलब उसको ख़त्म किया जा रहा है और नई संसद की नींव रखा जा चुकी है। और उस संसद को बनाने की, इमारत निर्माण की जो बोली है इसमें, यानी कि सवाल जो कर रहा है कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जीत लिया। लगभग 961 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इसे 1922 तक बना करके तैयार कर देना है। तो इसका आंसर होगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। 49वां सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना आर्टिकल 324, आर्टिकल 324। भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जो समय पर भारत में चुनाव प्रणाली को देखेगी, चुनाव प्रणाली के कार्य को नियंत्रित करेगी, संचालित करेगी। तो आर्टिकल 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 का ए, 49 का ए। 50वां सवाल, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख हैं रेखा शर्मा। इसका आंसर होगा रेखा शर्मा, ये महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। 50 का सी। चलिए इसके बाद फिर पार्ट 2 का ये सेकेंड स्टेप का वीडियो मैं अभी तुरंत अपलोड करता हूँ। 50-50 के मतलब कि डिस्कशन में 50-50-50, चूँकि मैथ का भी सवाल है उसको भी डिस्कशन करवाना है। चूँकि मैथ तो मुझे आते नहीं है, तो मैथ के लिए टीचर को लिखवा के उस सभी सवालों का डिस्कशन करवाऊंगा और अभी तुरंत उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी व्यक्तियों का मैं प्रवीण कुमार अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की जितने भी नोटिफिकेशन होंगे और उस आधार पर जो भी क्वेश्चन गेस किए जाएंगे वो सभी हम वीडियो के माध्यम से आपको, जो व्यक्ति हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन नहीं जुड़े हुए हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम और ऑफलाइन के माध्यम से हम क्लास प्रोवाइड कराते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए और अपने स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में मैं आपका सहभागी हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।